हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज एक ऐसी वीडियो में जिसके बारे में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हमसे सवाल कर रहे थे। कल लाइव सेशन में भी सवाल थे इसके बारे में और बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे थे। सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक बार रिव्यू आप कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि 30 रुपये के आसपास के जो प्राइस हैं अभी, हालांकि 31 रुपये का भाव है, क्या यहाँ पे ख़रीदने लायक है? किस तरीके के रिस्क हैं, किस तरीके के रिवार्ड्स हैं? आप अपनी जो है एक जो है एजुकेशनल वीडियो जो है यहाँ पे रखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूँ कि ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। मैं यहाँ पर देखिएगा एक इन्वेस्टर के एंगल से, एक ट्रेडर के एंगल से जब सोचता हूँ तो किस तरीके से जो है मेरी बात होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप इन्वेस्टमेंट करें ना करें या कोई ट्रेडिंग पोजीशंस लें ना लें, वो आपके अपने खुद के विवेक पर निर्भर करता है। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि आज की डेट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और इस ग्रो करने की तेज़ी के पीछे जो है वो वास्तव में कंपनी की मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिवली जो है काम कर रही है। अब इसका खामियाजा भी देखिएगा, कोविड की जो सिचुएशन थी वो तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी। तो उस समय पर जो रिटेल लोन बुक है वो भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई, जिसको ये अपने बैकबोन मानते थे, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट से मर्ज होकर जब कंपनी निकली तो जो मेन फोकस था वो रिटेल बिजनेस पे था। और जो वी वैद्यनाथन जी जो कंपनी के सीएमडी हैं वो भी इस बात को फोकस कर रहे थे कि भाई हमें केवल और केवल रिटेल पे फोकस करना है। और रिटेल पे फोकस तो किया, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे लोन्स थे वो लॉकडाउन की वजह से और जिस तरीके से पलायन हुआ एक शहर से दूसरे शहर की तरफ या अपने गाँवों की तरफ, उसकी वजह से भी बहुत बड़ा डैमेज जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक को हुआ। ये चैलेंजेस थे। उससे पहले गुडविल राइट ऑफ की, उससे पहले कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में लॉस हुए। और मुझे तो ये लगता है कि शायद अगर ये मर्जर नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छे से जो है मर्जर के बाद कंपनी को मैनेज तो किया गया है, ये नो डाउट, और ना केवल फाइनेंशियल्स के फ्रंट पर बल्कि मीडिया को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। और अगर ये आईडीएफसी लिमिटेड ही रहता तो मुझे तो ये डाउट है कि जो लोन बुक है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि जो इन्होंने प्रोविजंस बनाए हैं इतनी ख़राब हो जाती कि शायद आईएलएफएस जैसा हाल ना हो जाता, क्योंकि इन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग कर रखी थी। तो ये मर्जर हुआ 2015 में, बैंक बिना, तो इनको डिपॉजिट्स मिल गए। वहाँ से कहीं ना कहीं जो है ये बैंक के डिपॉजिट्स मिलने की वजह से लिक्विडिटी के जो क्राइसिस है वो नहीं रहे। और हालांकि बैंक ने अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया जब से बैंक बना है। बीच में 1-2 क्वार्टर अच्छे आते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अब लोगों को उम्मीद जगी है। मैं भी देखिएगा इसमें उम्मीद से काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा। और जब हमें पिछले 2-3 क्वार्टर के जब हमने रिजल्ट्स देखे तब हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आया और उस समय शेयर्स के प्राइजेस भी अच्छे थे, भाव अच्छे थे, तो हमने एग्जिट करने का प्लान किया। तो इमोशनली क्या है कि बहुत सारे जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस शेयर्स के साथ जुड़े रहते हैं। हालांकि अब वैल्यूएशन वाइज आपको थोड़ा सा कंफर्ट लग रहा होगा। अब तो मैं इसी बात पे चर्चा करता हूँ कि भाई अब किस तरीके से मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस मेरी पोजीशन हो सकती है अभी हाल फिलहाल में इस बैंक में, और हो सकता है कि मैं ट्रेडिंग कोई पोजीशंस लूँ और उससे एग्जिट कर जाऊँ सही समय पर प्रॉफिट लेके। तो ये सब कुछ हो सकता है। तो मैं केवल ये कहूँगा कि आप मेरी इन्वेस्टमेंट के एंगल से ना सोचें, आप अपने विवेक से ही जो है डिसीजन लें। तो देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो जिन वैल्यूशंस पर अभी ट्रेड कर रहा है वो 31 रुपये की जो प्राइस है, 31 रुपीज़ के जो प्राइस है। अब ये 31 रुपये का जो प्राइस है ये अभी अगर पी वैल्यूशंस देखेंगे तो आपको 146 की वैल्यूशंस दिखेगी, लेकिन इस पूरे शेयर प्राइस में जो ऊपर 60 रुपये से इसमें जो गिरावट आई, क्योंकि 2021 में इसने 60 रुपये के प्राइस भी लगाए थे, फिर 50 रुपये के आसपास बहुत दिनों तक ट्रेड करता रहा और हालांकि अभी 31 रुपये का भाव है। तो रिस्क रिवार्ड के एंगल से मैं अब इसको इवेल्यूएट करूँ, अगर पिछले 3 साल का भी प्राइस देखें तो जिस तरीके से प्राइस रहे, और ये 2021 के अंदर आप देखते हैं कि 60 रुपये से भी ऊपर के प्राइजेस गए थे और यहीं पे कहीं पे टॉप बना था इसका। और उसके बाद ये टॉप बनने के बाद ये शेयर्स नीचे की तरफ रुख कर रहे हैं टेक्निकल, हालांकि मार्केट अभी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी के भी जो बाकी स्टॉक्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। कुछ सिलेक्टेड शेयर्स को अगर हम छोड़ दें तो 1 या 2 शेयर्स को, तो यहाँ पर जहाँ पर हम 3 साल पहले थे वहीं पर लौट कर आ गए, यानी कि जहाँ से कारवा चला था वहीं पर वापस लौट कर आ गया। तो इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि भाई मुझे
बहुत अच्छी उम्मीद थी इससे और इसने कुछ किया नहीं। तो जो लोग हालांकि ऊपर फंसे हैं तो उनको शायद थोड़ा सा कष्ट और हो सकता है। और यहाँ पर जो रेवेन्यू के फ्रंट्स पर अगर हम बात करें तो कंपनी ने किया क्या है वो हम देखते हैं। देखिएगा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो कंपनी मैनेजमेंट भी बोल रही है अभी प्रेजेंट में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक है वही शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। फिर बाद में कोविड के बाद आके कोविड की प्रॉब्लम के बाद रिटेल लोन बुक ने भी डैमेज किया। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है, अभी हाल फिलहाल जो फ्यूचर हमें दिख रहा है अच्छा दिख रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल पूरे सेक्टर के लिए। ना मैं केवल इस कंपनी की बात कर रहा हूँ बल्कि जो पूरे सेक्टर के लिए भी हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। हालांकि इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, नो डाउट मार्जिन्स में थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रंट होगा, उतनी ग्रोथ नहीं होगी जो भी हमने लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में देखी थी। बट फिर भी उन सब पैरामीटर्स के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है, क्योंकि असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट होने का रिस्क कम हो गया। यानी कि जो आपकी एनपी है उनके रिस्क पूरे सिस्टम में जो है थोड़े से कम हो गए हैं, जो कंपेरेटिवली 2020 और 21 में जिस तरीके से भयानक रूप था वो शायद नहीं होगा। अब रेवेन्यू के फ्रंट पे भी देखें तो कंपनी ने देखिएगा जो इंटरेस्ट इनकम है वो डबल कर ली 2017 से लेकर 2022 में। आपने जो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको बढ़ने नहीं दिया, यानी कि इंटरेस्ट अर्निंग तो बढ़ गई, बाकी चीज़ें फीस बेस इनकम, लेकिन नहीं। तो ये कंफर्टेबली आपको बता रही है कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ख़राब कहाँ कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं आपकी असेट्स के प्रोविजंस और जो आपके एक्सपेंस है। लेकिन एक्सपेंस देखिएगा 1432 से बढ़कर 12,705। ये पूरा मामला बता रहा है कि भाई आपके जो खर्चे हैं वो तकरीबन 9 गुना हो गए हैं। तो जो 9 गुना खर्चे हुए हैं वो आपके प्रॉफिट पे डेंट डाल रहे हैं। हालांकि इस 9 गुना खर्चों में आधा के आसपास जो है प्रोविजन हैं जो बैड लोन्स के हैं। तो अगर ये बैड लोन्स के प्रोविजन कम होते हैं तो कंपनी अच्छा कर सकती है। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये कंपनी अगले साल 1.5 से 2 रुपये के आसपास, और इवन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट 1.5 से 2 रुपये और अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये आप मान लीजिएगा, 2 रुपये के आसपास ये ईपीएस रिपोर्ट करेगा। इसकी हमें उम्मीद है कि अगले साल जो 2023 का, और अगर वो 2 रुपये की ईपीएस होगी तो आज की डेट में 15 से 16 के पी रेशो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो बाजार इस शेयर्स को री रेट भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेंशन किया। लेकिन अगर ये 2 रुपये की ईपीएस नहीं आई तो फिर देखिएगा शेयर यहीं 35-40 रुपये के आसपास घूमता रहेगा। मुझे भी पर्सनली लगता है कि 31 रुपये में डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। देखिए वैसे बाजार में कुछ भी हो सकता है, बाजार अगर निफ्टी गिरेगा तो बात अलग है, बट यहाँ पे 28, 30, 31 जिन प्राइस पे यहाँ पे अच्छा बेस भी है, टेक्निकली भी 27 रुपये से लेके 31 रुपये, बट यहाँ पे कंफर्टेबल प्राइस है। लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल होता है तो उस परिस्थिति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से अगर आप बात करें, जो अब आप दे रहे हैं, जो आपके सामने आपको मिल रहा है, और जो कंपनी मैनेजमेंट बोल रही है, हालांकि उसमें हर बार सफल नहीं हो पाई, और मैंने कहा भी था कि हर बार मीडिया मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन पिछले क्वार्टर के रिजल्ट ठीक थे, अच्छे थे, और हमें उम्मीद है कि भाई आगे भी ऐसा होगा। अगर बाकी कहीं पर भी देखेंगे कोई डिविडेंड देखिएगा मिल नहीं रहा, पिछले 4 साल से तो डिविडेंड है नहीं, और पहले डिविडेंड भी आया था कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, हालांकि रिवर्स मर्जर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे थोड़ी सी इक्विटी डाइल्यूट होगी, वो भी मुझे नेगेटिव लग रहा है। लेकिन एक तरीके से जो होल्डिंग कंपनी जो है आईडीएफसी लिमिटेड, उसको अगर ये वहाँ से ख़त्म कर दोगे तो ये चांसेस है कि नए इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स में आ सकते हैं, उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो हालांकि एक बार इक्विटी तो थोड़ी डाइल्यूट हो रही है स्वैप रेशो की वजह से। हालांकि ग्रोथ रेट अगर सेल्स में देखेंगे तो आपको 3 साल में 12% की ग्रोथ रेट है, 5 साल में 15% की ग्रोथ रेट है। तो ये मतलब लार्जर टाइप के जो बैंक्स हैं उनके हिसाब से है। रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन 3 साल का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 27% है, वहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है। शेयर प्राइस तो देखिएगा चला ही नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लॉस होने की वजह से बहुत ही लो है। अब यहाँ पर पिछले क्वार्टर में क्या थी खास बात, देखिएगा पिछले क्वार्टर में पिछले साल से सेम कंपेयर करें, हालांकि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नोटिस करता हूँ ज़्यादा, लेकिन पिछले साल से ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 10% से ज़्यादा थी, और वो इनकम रेवेन्यू के फ्रंट पर कंफर्टेबल थी। दूसरा था कि जो प्रोविजंस थे वो 623 करोड़ थे, सॉरी 579 करोड़ थे, वो घटकर 369 है, जिसकी बदौलत हमें ये दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। बस इनका जो रिस्क है वो यही है कि भाई अब एनपीए अगर नहीं बढ़े ना तो ये बैंक अच्छा कर सकता है। मतलब जिस तरीके से भी ये बैंक कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं, जो एफडी के भी 6-7-8% के रेट दे रहे थे, या सेविंग बैंक में 7-7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे, वो सब कम कर दिया इन्होंने। उसके बावजूद भी अगर ये लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों को कंटिन्यू रखेंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं। और जो ईपीएस इन्होंने रिपोर्ट की थी
वो रिपोर्ट की थी 55 पैसे, डाइल्यूटेड बेसिस पे 54 पैसे, मैं 50 पैसे मान लेता हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन होते रहें, और अप एंड डाउन के साथ पूरे साल भर में अगर 2 रुपये की EPS आती है तो हमें लगता है कि ये शेयर्स री रेट कर सकता है। और यहाँ से मैं बहुत बड़े टारगेट तो नहीं दे रहा हूँ अभी, पर मुझे लगता है कि डाउन साइड जो है लिमिटेड लग रही है और अप साइड जो है पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि रिस्क कम है और रिवार्ड शायद 20 से 30% तक आपको मिल सकता है यहाँ पे, यानी कि 45 रुपये तक के भाव भी आपको आने वाले समय में इसका देखने के लिए मिल सकते हैं। शॉर्टर पीरियड में भी मिल सकते हैं, यानी कि 6 से 8 महीनों के दौरान भी मिल सकते हैं। और अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के मुझे रिजल्ट लगते हैं कि इस क्वार्टर में अगर ठीक होंगे तो शेयर्स री रेट भी कर सकता है, और उस केस में थोड़े से ऊपर के प्राइस भी हो सकते हैं। तो जिन व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई रिस्क रिवार्ड के एंगल से जो है आपको कैसा लगता है, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भाई यही बैंक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बैंकों में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ है और बहुत सारे बैंक अच्छा कर रहे हैं, तो पूरे साइज़ कैपिटल कितना पैसा आप लगा रहे हैं उस एंगल से जो है कितना पैसा मैं अगर मान लीजिए मैं निवेश भी करता हूँ तो मैं कितना पैसा इसका होल्ड कर सकता हूँ। बहुत बड़ा अमाउंट लगा सकता हूँ, छोटा अमाउंट लगा सकता हूँ, या ट्रेड के लिए शेयर्स को ले सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें देखिएगा अलग तरीके से सोचनी पड़ती है। तो हालांकि 1 से 2% तक जो है पोर्टफोलियो में भी रखा जा सकता है, और वो ये पोर्टफोलियो शॉर्ट से मिड टर्म का भी हो सकता है। और 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट में जैसे पीछे से बोलता जा रहा हूँ कि 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स और देख लो, और इस वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स पर जो है बहुत बड़ा दारोमदार होगा। तो उस समय पर जब रिजल्ट्स होंगे तो उसको देखने के बाद जो है पोजीशंस बनाना ज़्यादा उचित होगा। और या आप ये काम कर सकते हैं कि जो बाकी बैंकों के रिजल्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा, अगर वहाँ से जो मार्जिनस हैं, इंटरेस्ट मार्जिनस हैं या कासा डिपॉजिट है, उसकी डिटेल तो देखिएगा आपको 4-5 तारीख को देखिए बैंक की दे देगा कासा डिपॉजिट की और लोन ग्रोथ की। और उसके बाद NPA की जो स्थिति है वो बड़े बैंकों की, जैसे 16 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट है, 23 तारीख को ICICI बैंक का रिजल्ट है, तो वहाँ से आइडिया होगा। इस बैंक का रिजल्ट 30 तारीख के बाद ही आता है, तो या 30 तारीख के आसपास आता है। तो कुल मिलाकर वहाँ से आप परिस्थिति लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, तो तब तक आपके पास एक आइडिया हो जाएगा। तो ये मेरे जो व्यू थे ये मैंने आपके साथ साझा किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये IDFC फर्स्ट बैंक HDFC बैंक बन जाएगा, उसके कितने चांसेस हैं, दोनों में से कौन सा बेहतर है, HDFC बैंक बेहतर है या IDFC फर्स्ट बैंक बेहतर है। अगर हाँ वास्तव में आप इस टॉपिक के ऊपर भी अगर आपको लगता है कि यार मैं वीडियो बनाऊँ तो, या मेरा क्या व्यू है उसके ऊपर, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अनबायस्ड देखिएगा, मैं डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करता हूँ जो भी डिसीजन लेता हूँ। इवन जो मैं खुद करता हूँ तो देखिएगा जब शेयर्स के प्राइस ऊपर थे और मैंने अपने शेयर्स बेचे थे तब भी मैंने कहा था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था सर आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और मुझे लगता है कि अब उसी में से मैं केवल और केवल 60% पैसे खर्च करके उतने शेयर दोबारा खरीद सकता हूँ। तो कुल मिलाकर परिस्थितियाँ वही शेयर्स वही आपको उससे कम कीमत में मिल रहा है। और हो सकता है कि मेरी पोजीशंस देखिएगा मैं बिल्डअप करूं, या हो सकता है कि मैंने कुछ हाल फिलहाल में कुछ शेयर्स लिए हों। तो जो भी आप डिसीजन ले अपने विवेक से लें, मेरी होल्डिंग से या मेरे डिसीजन से केवल और केवल एजुकेशनल के लिए समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग को करिए। मैं किसी भी तरीके की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल न्यूट्रल जो है मैं इसको रेट कर रहा हूँ। मौका मिलेगा देखिएगा मैं खरीदता हूँ, आप लोग जानते हैं, और ट्रेडिंग में भी मौका मिलेगा तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है मुझे सही लग रहा हो, और या हो सकता है कि मैं अभी रिजल्ट का इंतजार करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग के अंदर गहमा गहमी रहती है। और शेयर बाजार तो देखिएगा फ्लैक्चुएटिंग है ही, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें फ्लैक्चुएशंस होती हैं, और ट्रेडिंग के अंदर तो। और इन्वेस्टमेंट में देखिएगा हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। इन्वेस्टमेंट में हम एक बार खरीदने के लिए सोच विचार बहुत करते हैं, फिर खरीदने के बाद ये रोज़ जो है भाव नहीं देखते। और हम जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं उसमें हम नज़र भी रखते हैं, भाई खरीदा भी है और नज़र भी रखनी है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो जब तक कोई अबनॉर्मलिटी नहीं आ जाए तब तक हम उस शेयर से नहीं निकलते हैं, या हमारा व्यू जो है ना बदले। तो 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट से, या इवन 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट से जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बट जो शेयर्स आपने ट्रेड के लिए या स्विंग ट्रेड्स के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए लिए उनके लिए जो है राय अलग होती है। मैं फिर भी कहूँगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही वो डिसीजन लीजिएगा। बट मुझे अभी पर्सनल लेवल पर इन वैल्यूशंस पर सेल तो नहीं लग रहा, और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ स्कोप जो है अपसाइड का ही है, बशर्ते कि भाई बाजार ना नेगेटिव रिएक्ट करे। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू वेरियस रिस्क, मैं यही बोलूँगा, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू वेरियस रिस्क।
क्योंकि जो बहुत सारे रिस्क है उनसे संबंध रखती है स्टॉक मार्केट। अब वो रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं वो अब आप समझिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।